आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं इतिहास में अध्याय 2 राजा किसान और नगर का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ओके, इस चैप्टर को हम क्या है पार्ट 1 पढ़ चुके हैं वैसे भी। ओके, यह जो आप देख रहे हैं वीडियो ये क्या है पार्ट 2 है। पार्ट 1 नहीं देखा है जाकर जरूर देखिएगा। ओके, जिससे आपको क्या है इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी। पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, प्लेलिस्ट में ऐसे आप जाइएगा तो क्रम से आपको क्या वीडियो मिल जाएंगे। तो हमें कहाँ से पढ़ना था, तो हमें इस चैप्टर को पढ़ना था मौर्य साम्राज्य का जो आपका प्रशासन है उसको हमें क्या है पढ़ना था। ओके, यहाँ से तैयार करना था। पार्ट 1 में मैंने इससे पहले आपको बता दी तो जाकर जो देखिएगा। चलिए देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य में प्रशासन। ओके, तो मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे और राजधानी और 4 प्रांतीय केंद्र थे। ओके, 4 क्या है प्रांतीय केंद्र थे। ओके, अब राजधानी कौन सी थी तो मैं आपको बता चुका हूँ। राजधानी थी पाटलिपुत्र। पहले कौन सी थी, पहले थी राजगृह, लेकिन उसके बदल के क्या कर दिया था पाटलिपुत्र कर दिया, जो कि अब क्या है वर्तमान है पटना में। ओके, अब देख लेते हैं हम 4 प्रांतीय केंद्र कौन कौन से थे। 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला था, पहला उज्जैनीय था, तोशिली था और क्या है सुवर्णगिरी था। इनकी आपको क्या है एक बार मैप में क्या है आपको इनका वो जरूर पता होना चाहिए कि ये कहाँ किस प्रकार से थे। ओके, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये किस प्रकार कहाँ थे। देखिए जो आपका तक्षशिला था तो तक्षशिला से आपका कहाँ था, ये पाकिस्तान के एरिया में था। उज्जैनीय वो आपको पता है मध्य प्रदेश में है, आपका उज्जैनीय पड़ जाता है। वो तोशिली आपका यहाँ पड़ता है और क्या है आपका सुवर्ण गिरी आपका यहाँ पड़ता है नीचे की साइड। ओके, यहाँ क्या है सोना पाया जाता है, इसे सोने की क्या है निकलता है, इसलिए यहाँ सुवर्ण गिरी का नाम रखा गया। इस प्रकार से आपको मैप में जरूर याद रखना है। ओके, फिर क्या है अशोक के अभिलेख के अनुसार पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तरांचल तक हर स्थान पर एक जैसे क्या है संदेश उत्तीर्ण मिले हैं। ओके, मतलब जो अशोक के अभिलेख मिले हैं वो अलग अलग जगह से क्या है मिले हैं, लेकिन क्या है उनमें क्या है संदेश एक जैसे ही है। ओके, तक्षशिला और उज्जैन दोनों क्या है लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग स्थित थे। ओके, देखिए क्या है तक्षशिला और क्या है उज्जैन दोनों क्या है लंबी दूरी वाली। यहाँ से देखिए आप ये मध्य प्रदेश से यहाँ देखिए पूरा पाकिस्तान तक के यहाँ तक, तो यहाँ कितनी लंबी दूरी पड़ जाती है उसी की बात की गई है। ओके, तक्षशिला और उज्जैन दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण क्या है व्यापार मार्ग स्थित थे। ओके, और स्वर्णगिरी कहाँ कर्नाटक में, मैंने आपको बताया कर्नाटक में अभी भी क्या है सोने के खदान है, तो कर्नाटक एरिया में था आपका क्या था स्वर्णगिरी है। ओके, और क्या है साम्राज्य के उचित संचालन के लिए जमीन और नदी दोनों मार्गों से आना जाना बना रहता था। राजधानी से प्रांत तक जाने के लिए कई सप्ताह या महीने का समय लगता होगा। ओके, अब देखिए बहुत दूरी में थे उस समय, तो ऐसा तो है नहीं है रेलगाड़ी चलती हो ओके या एरोप्लेन चलता हो कि एक बार से सीधे क्या है यहाँ से डायरेक्ट ऊपर से लेके यहाँ पे आपका हो जाता आपका क्या पटना। ओके, तो यहाँ डायरेक्ट यहाँ आपका पहुंच जाए। ओके, नीचे तो इससे इतना आसान नहीं था, कई दिन लग जाते थे। ओके, क्योंकि उस समय ना रेलगाड़ी थी, ओके आपको पता है ना हेलीकॉप्टर एरोप्लेन वगैरह नहीं था, तो इसलिए क्या कई सप्ताह लग जाते थे कि आप कई महीने का भी समय लग जाता है। ऐसे में क्या है यात्रियों को बीच बीच में क्या विश्राम करना पड़ेगा क्योंकि कई दिन लगने हैं, तो खाना पीना की व्यवस्था भी की गई होती है। साथ ही क्या सुरक्षा कार्य के लिए क्या है सेना को सौंपा गया था। सुरक्षा का कार्य किसे सौंपा गया था, सेना को, क्योंकि क्या आप रास्ते में रोकेंगे भी क्या डाकू वगैरह से हो सकते हैं। ओके, चोरी चपाटी हो सकती है, इसलिए क्या है सेना की क्या है सेना भी रखी गई थी सुरक्षा के लिए। ओके, अब सेना की हम बात करते हैं कि क्या है आपके मौर्य साम्राज्य में सेना किस प्रकार से थी। तो मैग्नेस्टीन्स के अनुसार क्या है सैनिक गतिविधियों के लिए एक समिति थी और छह क्या है उप समितियों में थी। ओके, मतलब क्या सेना को एक क्या है एक समिति थी और 6 आपकी उप समितियां थी। मौर्य साम्राज्य के पास एक क्या है विशाल सेना थी। ओके, अब देखिए जो 6 उप समितियां थी वो उसको क्या क्या काम था, तो जो पहली समिति का क्या काम था नौसेना का संचालन करना। ओके, दूसरी समिति का काम था यातायात और खान पान की देखरेख करना। तीसरी समिति का काम था पैदल सैनिकों का संचालन करना। चौथी आपकी समिति का काम था अश्वरोही। 5वीं समिति का काम था रथारोही और 6ठी समिति का काम था हाथियों का संचालन, ये था। ओके, साथ ही अन्य उप समितियां थी। ओके, जिनके अलग अलग काम थे, जैसे क्या उपकरण ढोने के लिए क्या है बैलगाड़ी का प्रबंध करना, सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, जानवरों के लिए क्या है चारे की व्यवस्था करना, सैनिकों की देखभाल करने के लिए सेवकों की नियुक्ति करना, ये सब क्या है अन्य उप समितियां थी। ओके, अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं अशोक के धर्म और धम्म अलग चीज है। ओके, धम्म मतलब क्या है अशोक के क्या है विचार थे, ओके वो उनको बताया गया है। चलिए देख लेते हैं। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में तथा इसके बाद के संसार में भी अच्छा रहेगा। मतलब अगर आप क्या है अशोक के धर्म की क्या है अपनाते हैं, ओके, तो जो नियम उनके हैं ओके उन्हें फॉलो करते हैं, तो इस संसार में आप सुखी रहेंगे। साथ ही जो दूसरा संसार मतलब ये क्या है पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इनका मतलब इनका शायद हो सकता है कि क्या है जन्म की बात क्या है दूसरे संसार में अपन क्या है जन्म लेंगे उनका इस प्रकार। इस संसार में तो सुखी रहेंगे ही, साथ ही क्या है अगले संसार में क्या सुखी रहेंगे, ये अशोक का मानना था। साथ ही क्या है धम्म के प्रचार के लिए क्या है धम्म महामात नाम
के एक अधिकारी की नियुक्ति की, मतलब कि धम्म के प्रचार करे, विचारों का क्या प्रचार करे, इसके लिए क्या है धम्म महामात नाम का क्या है अधिकारी की नियुक्ति की। अशोक के धम्म की विशेषताएं, तो अशोक के धम्म की विशेषताएं थी, तो ये सब विशेषताएं थी। बड़ों का सम्मान करना, सत्य बोलना, अपने से छोटों के साथ क्या है उचित व्यवहार करना, विद्वानों ब्राह्मणों के प्रति सहानुभूति की नीति, अहिंसा का संदेश, सभी धर्मों का सम्मान, दासों और सेवकों के प्रति दयावान, ये सब क्या थे अशोक की धम्म की विशेषता थी। ओके, अब देखते हैं हम क्या है मौर्य साम्राज्य का महत्व। मौर्य साम्राज्य क्यों महत्वपूर्ण है? ओके, देखिए 19वीं सदी के में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास को लिखना शुरू किया तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का प्रमुख काल माना गया है, क्योंकि इसकी पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अखंड भारत बनाए। ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, मतलब क्या है अभी तक क्या है कोई किसी ने भी शासक ने अखंड भारत का निर्माण नहीं किया। मैंने आपको बताया था कि जो आपका ये पूरा आपका भारत है इस प्रकार से। ओके, तो इसमें क्या है पूरा भारत में तो उनका राज्य था ही मौर्य साम्राज्य, साथ ही पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में, तो पूरे क्या है पूरे अखंड भारत का निर्माण किया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसलिए क्या है ये मौर्य साम्राज्य क्या है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये लाइन। ओके, साथ ही क्या है मौर्य काल की मूर्ति क्या है सराहनीय है, मूर्ति कला बहुत ही क्या है उच्च लेवल की थी। साथ ही क्या है मौर्य काल में अपने नाम से आगे बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं लगाई, मतलब जो मौर्य काल के शासक थे उन्होंने क्या है अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं लगाई हैं। साथ ही क्या है इतिहासकारों ने अशोक को एक क्या है महान सम्राट माना है। ओके, राष्ट्रवादी इतिहासकारों के लिए अशोक के लिए एक प्रेरणा स्रोत माना। अशोक ने क्या है कोई क्या प्रेरणा स्रोत के रूप में माना है, मतलब अशोक के क्या है अलग ही कार्य थे क्योंकि धर्म के प्रति। साथ ही क्या है मौर्य साम्राज्य मात्र 150 वर्ष चल पाया, लेकिन भारतीय इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। मौर्य साम्राज्य कितने वर्ष चल पाया? केवल क्या है 50 वर्ष था, लेकिन क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है काम किया है इन्होंने। इस कारण ये क्या है पूरा मौर्य साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इतिहास में। हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण के राजा तथा सरदार। ओके, तो भारत के दक्षिण में कुछ सरदारियों का उदय हुआ, सरदार और सरदारियों का उदय हुआ है। ओके, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, ये तीनों को मिलाकर क्या तमिलकम कहा जाता है इन ग्रुप को। ओके, तमिलकम क्षेत्र मतलब जो तमिलकम जो नीचे का ये भारत है मान नीचे का क्षेत्र है, यहाँ थे आपके। ओके, यहाँ आपके इस प्रकार से थे, एक साइड था आपका क्या है चोल, चेर, पांड्य, इस प्रकार से थे। सरदार क्या है अस्तित्व में आए और राज्य ये राज्य क्या है नीचे के दक्षिण का राज्य था, ये काफी समृद्ध था। इसमें क्या है चोल, चेर, पांड्य थे। ओके, अब देखते हैं सरदार और सरदारी क्या है। तो सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होते थे, साथ ही सरदार का क्या है पद क्या है वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, साथ ही क्या है सरदार के समर्थक उसके परिवार के लोग ही होते हैं। ओके, आसान भाषा में दिया हुआ है, आप समझ रहे होंगे। अब सरदार के कार्य क्या होते थे? जो सरदार होता था वो क्या है अनुष्ठान का संचालन करता था, युद्ध का नेतृत्व करता था, साथ ही लड़ाई झगड़े का विवादों का क्या है सुलझाया करता था। मतलब आप मान के करें जो आपके नीचे के दक्षिण का एरिया था, यहाँ चोल, चेर, पांड्य थे। ओके, सातवाहन भी थे यहाँ इसकी ओर। ओके, तो ये क्या है ये अपने आप को राजा ना कहकर यहाँ सरदार कहा जाता था, ये अपने आप को सरदार कहते थे। और सरदार के कार्य क्या थे, सरदार कौन होते थे, ये आपको बताया गया है। पेपर में इसी प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन आता सरदार कौन थे, सरदार का क्या है, इस प्रकार से आपको बताना। ओके, सरदार क्या अपने अधीन लोगों से क्या भेंट लेते थे। ओके, और अपने समर्थकों में उस भेंट को बांट देते, मतलब भेंट लेते थे, साथ ही अपने जो समर्थक हैं उनको ये पूरे भेंट क्या है बांट देते थे। साथ ही क्या है सरदारी में कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते थे। ओके, इन राज्यों के बारे में जानकारी प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों से मिलती है, मतलब इनकी जानकारी सरदार के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? प्राचीन क्या तमिल संगम ग्रंथ है उससे मिलती है। ओके, इन ग्रंथों में सरदारों के बारे में क्या है विवरण मिलता है। कई सरदारों तथा राजा लंबी दूरी के व्यापार से भी अपने राजस्व इकट्ठा करते थे। ओके, मतलब जी क्या कर कहाँ से वसूलते थे? कर वैसे नहीं वसूलते थे, लेकिन केवल कहाँ से वसूलते थे? व्यापार से वसूलते थे। ओके, तो क्या लंबी दूरी से जो व्यापार करके आते थे, यहाँ से मान लीजिए समुद्री एरिया है, एक यहाँ से ये समुद्री एरिया हो जाता है आपका, इस साइड पूरा समुद्र है। मान लीजिए यहाँ से अन्य कोई व्यापार करने आए तो जो आते थे उनसे क्या है ये टैक्स वसूलते थे। ओके, साथ ही क्या है ये सातवाहन तथा सागर राजा के राजस्व में प्रमुख थे। सातवाहन कहाँ है? सातवाहन देखिए मैं आपको बताऊं, इस प्रकार से आपका ये नक्शा हो जाता था। तो यहाँ आपका चोल, चेंड, पांडव इस साइड थे और साथ ही सातवाहन थोड़ा ऊपर के साइड थे, यहाँ आपका सातवाहन पड़ता है। ओके, अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं दैविक राजा। ओके, दैविक राजा कौन थे? तो दैविक देखिए नाम ही से मैं आपको समझा देता हूँ। दैविक राजा मतलब क्या है देवता, दैविक मतलब देवता। तो राजा क्या है देवता से तुलना करता था, इसे ही दैविक राजा कहा गया है। चलिए पढ़ते हैं। राजाओं के द्वारा उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक माध्यम था देवता से जोड़ना, मतलब राजा कहते थे कि भाई मैं देवता हूँ। जैसे देवता क्या है आप लोगों के लिए वर्षा कराता है, इसी बार से मैं भी आपकी क्या है सेवा करता हूँ, आप लोग काम करता हूँ, तो मैं भी देवता हूँ। तो अपने क्या है देवता से तुलना करवाता था राजाओं की। तो कुषाण राजा जिन्होंने क्या है मध्य एशिया से लेकर पश्चिम उत्तर भारत तक शासन किया, उन्होंने भी ऐसा किया है। साथ ही इन शासकों ने
मंदिरों में क्या है अपनी मूर्तियां भी लगवाई, मतलब भगवान की मूर्ति तो है ही है, साथ में बगल में क्या है इन राजाओं ने अपनी मूर्ति भी लगवा ली। ओके, क्योंकि क्या है अपने आपको क्या है देवता के समान, मतलब भगवान के समान ही तुल्य कहते थे। ओके, शायद वह क्या है स्वयं को देवतुल्य दिखाना चाहते थे, तो मतलब देवता के समान है इसलिए हमारी पूजा करो, ये उनका मकसद था। ओके, कुषाण राजा ने अपने नाम से आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई। जो कुषाण राजा थे उन्होंने अपने आगे उपाधि कौन सी लगाई? देवपुत्र की। ओके, मतलब देवता का पुत्र। कुषाण काल के सिक्कों में भी एक तरफ राजा और दूसरी तरफ क्या है देवता की चित्र मिलती है। अब आप क्या गूगल में सर्च करके देखिए कुषाण काल के सिक्के, उसमें आप देखेंगे तो एक साइड क्या है राजा की फोटो है, साथ ही साइड क्या है दूसरी साइड क्या है देवता की चित्र बनी है, मतलब क्या तुलना की जा रही है कि भाई हम क्या है देवता के समान है। ओके, उत्तर प्रदेश में क्या है मथुरा के पास मार्ट के एक देव स्थान पर क्या है कुषाण राजा की क्या है विशाल मूर्ति मिली है, ये क्या है साक्ष्य है। ओके, साथ ही क्या है अफगानिस्तान में भी एक देव स्थान पर भी क्या है ऐसी मूर्ति मिली है। ओके, मतलब ये प्रमाण है कि क्या है ये लोग क्या है देवता राजा के अपने देवता से समान अपने क्या आपको बताते। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों गुप्त साम्राज्य। ओके, गुप्त साम्राज्य क्या है तो गुप्त साम्राज्य को पढ़ने वाले हैं। तो क्या है मौर्य काल के बाद क्या है गुप्त काल को क्या है भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या है गुप्त काल को स्वर्णिम काल युग क्यों कहा जाता है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। तो क्या है ओके ये सही पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव रूप में कि किस काल को क्या है इतिहास में किस काल को क्या है स्वर्णिम युग कहा जाता है, तो किस काल को? गुप्त काल को। ओके, गुप्त काल की स्थापना किसने की? तो गुप्त काल की स्थापना श्री गुप्त ने की है। तो कौन सी ईस्वी में? 275 ईस्वी में। ओके, अच्छे से याद रखिए 275 ईस्वी में श्री गुप्त में क्या है गुप्त काल की गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। ओके, नामी में छुपा है श्री गुप्त, तो आपको ये तो याद ही होगा। क्या गुप्त काल का राजकीय भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। साथ ही गुप्त काल में अधिकतर सिक्के क्या है सोने के बनाए जाते थे। ओके, अब ये गुप्त काल के शासक है। ओके, आपको क्या है आगे के याद रखना है कुछ। ओके, बाकी ये गुप्त काल के शासक हैं, आप पढ़ सकते हैं। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त था, फिर इसी में था चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त। ये क्या है गुप्त काल के क्या है शासक हैं। ओके, मैं से अब देखिए मैं आपको पता है इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए अभी क्लास 12 में। ओके, आपको आगे की बस आपको याद रखना है कि संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। ओके, बाकी मैं जैसे मैं सभी मुझे याद करा हूँ तो मैं किस प्रकार से मैं अपनी ट्रिक बनाता हूँ। श्री घचम सचम कुशकम, मैं आपका श्लोक बनाया हूँ श्री गुप्त घटोत्कच श्री घचम सचम कुशिकम, इस प्रकार की मेरी ट्रिक है, तो मैं आपको क्या क्रम से याद किए हुए हैं गुप्त वंश के शासक। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य का इतिहास साहित्यिक स्रोत और सिक्कों तथा अभिलेखों की सहायता से हमें क्या है जानकारी मिलती है। तो अगर हम पूछे जाए कि गुप्त साम्राज्य की हमें जानकारी इतिहास में कहाँ से मिलती है, तो साहित्यिक स्रोतों से मिलती है, सिक्कों से मिलती है, अभिलेखों की सहायता से हमें क्या है गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। गुप्त साम्राज्य में क्या है कवियों द्वारा क्या है राजा की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्तियां भी एक क्या है ऐतिहासिक स्रोत है, लेकिन क्या है एक सही प्रमाण नहीं है। लेकिन क्या है प्रशस्तियां क्या कहलाती थी? क्या जो राजा होते थे उनके राज्य में क्या राज कवि होते थे। ओके, वो क्या है राजा की प्रशंसा करते थे। ओके, और क्या है उन्हीं को क्या कहते हैं प्रशस्ति पत्र कहते हैं। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा वाले जो पत्र होते हैं। ओके, इसे भी क्या है ऐतिहासिक स्रोत माना गया है, लेकिन इसे क्या है इतना प्रमाण नहीं माना गया, क्योंकि आपको पता है राजा जितना भी क्रूर हो, जितना भी निर्दयी हो, ओके, जितने भी अत्याचार करता हो, लेकिन उसका जो राज दरबारी होगा वो केवल उसकी प्रशंसा करेगा। ओके, क्योंकि उसको काम ही इसका इतने से बिठाया गया कि राजा की बस प्रशंसा करे, राजा का क्या मन मिलाए, बस इसलिए क्या है अपन ऐतिहासिक स्रोत क्या है प्रमाण ऐतिहासिक स्रोत नहीं मानते, लेकिन फिर भी हमें क्या है कुछ जानकारी मिल जाती है। ओके, उदाहरण के लिए प्रयाग प्रशस्ति क्या है यह ग्रंथ है, इससे हमें क्या है बहुत जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना क्या है समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन द्वारा की गई थी। इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है, तो अच्छे से आपको याद रखना है कि हरिसेन ने क्या है प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, किसके लिए की है? समुद्रगुप्त के लिए। ओके, अब एक आपके किताब में एक टॉपिक है जनता में राजा की छवि, इसे देख लेते हैं। जनता में राजा की क्या छवि थी? तो क्या है जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी, इसके प्रमाण नहीं मिले हैं। मतलब क्या है जनता मतलब उस समय की राजा कैसा था ये कैसे पता नहीं चल पाया, क्योंकि जनता ही से पता चलेगा, अब इसके प्रमाण ही नहीं मिल पाए हैं तो कैसे पता चल पाएगा। ओके, ऐसे में क्या है इतिहासकारों ने क्या है जातक तथा पंचतंत्र जैसी ग्रंथों में दी गई कहानियों की समीक्षा करके पता लगाने का प्रयास किया। जातक कथाएं पहली से शताब्दी ईस्वी के मध्य पाली भाषा में लिखी गई थी। ओके, अब देखिए कुछ अच्छे प्रमाण नहीं मिल पाए, लेकिन फिर भी क्या है कुछ जातक कथाएं पंच कथाएं हैं। ओके, जो पुरानी कथाएं होती हैं उनके माध्यम से क्या है पता लगाने की कोशिश की है किस प्रकार से राजा था। ओके, उदाहरण एक आपकी पुस्तक में उदाहरण दिया है आपकी एनसीईआरटी बुक में, उदाहरण है गंत बिंदु जातक नामक की कहानी। इसमें कहानी में किस प्रकार से है, इसमें बताया गया है कि ये क्या है कुटिर राजा ने उसकी क्या है प्रजा किस प्रकार दुखी रहती थी। देखिए बूढ़े महिला पुरुष किसान पशु पालक ग्रामीण बालक यहाँ तक कि जानवर भी क्या है इसमें शामिल, मतलब क्या सभी इनसे दुखी थे। ओके, राजा अपनी पहचान बदलकर एक बार राजा का मन हुआ कि भैया देखते हैं कि हमारी जो जनता है हमारे बारे में क्या सोचती है। राजा ने सोचा,
ओके। तो राजा ने क्या है भेष बदल के क्या है वो पहुंच गया ग्रामजनों के बीच है और उसने पूछा कि ओके, तो उसने देखा कि यार उसके बारे में कैसा सोचते हैं, तो सब उसकी बुराई करनी शुरू कर दी। लोगों ने शिकायत की कि क्या रात में डकैत होने का हमला, रात में क्या है डकैत लोग क्या है हमला करते हैं और दिन में क्या है राजा के अधिकारी टैक्स इकट्ठा करने के लिए करते हैं। ओके, इसलिए क्या है लोग क्या है गांव छोड़कर जंगल में बसना चाहते हैं। ओके, तो ये किस प्रकार से कहानी दी गई। हम एक पढ़ने वाले हैं उपज बढ़ाने के तरीके। ओके, उपज बढ़ाने के तरीके क्या थे, मतलब क्या है खेती बढ़ाने के तरीके क्या थे। ओके, उपज ज्यादा हो। तो देखिए इस समय क्या है लोहे के फाल का वाले हल का प्रयोग करने लगे। ओके, पहले क्या है लकड़ी क्या होता था, हड़प्पा सभ्यता में लोहे के वैसे पता नहीं था, तो क्या है इसका लोहा आ ही चुका था, तो लोहे के फाल का उपयोग होने लगा। ओके, साथ ही कुएं, तालाब और नहरों के द्वारा क्या है सिंचाई होने लगी। पर्वतीय क्षेत्रों में क्या खेती के लिए क्या है कुदाल का प्रयोग किया जाने लगा। साथ ही गंगा की घाटी में क्या है धान की रोपाई के कारण क्या उपज में बढ़ गई। तो ये क्या है उपज बढ़ाने के तरीके हैं। ओके, हम पढ़ने वाले हैं ग्रामीण समाज में भिन्नताएं। ग्रामीण समाज में भिन्नताएं किस प्रकार से थी। तो कृषि की नई तकनीक अपनाने के बाद उपज जरूर बढ़ी, लेकिन इसका लाभ सबको नहीं मिला। खेती से जुड़े लोग में भेदभाव बढ़ता गया। बौद्ध कथाओं में भूमिहीन किसान और क्या है श्रमिक जमींदार का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में क्या है गृहपति शब्द का प्रयोग छोटे किसान और क्या है जमींदारों के लिए किया जाता है। ओके, अब मैं आपको समझा देता हूँ इसमें किसकी बात की जा रही है। मतलब क्या है देखिए कृषि उपज तो बड़ी है। ओके, मतलब क्या है कृषि उपज बड़ी है, लेकिन इसका लाभ सबको नहीं मिला। क्योंकि क्या है इसमें क्या है कुछ भूमिहीन किसान थे जिनके भूमि नहीं है, और उनको क्या फायदा मिलेगा। तो कुछ बिल्कुल जिनके पास कई ऐसे लोग थे जिनके पास क्या है खाने तक के मतलब एक भी जमीन नहीं थी, जो इसके क्या है वो अपना भरण पोषण तक कर सके। और कई लोगों के पास इतनी ज्यादा जमीन थी, बड़े बड़े जमींदारों के पास की अथाह जमीन थी। ओके, तो इस प्रकार से इसमें क्या है असमानता बताई गई है। ओके, बौद्ध गाथाओं में भी पढ़ेंगे। ओके, बौद्ध इतिहासकारों ने बौद्ध कथाओं में पढ़ी है, तो उसमें पता चला है कि भूमिहीन किसान थे, श्रमिक थे और जमींदार का उल्लेख मिलता है। अब इसमें गृहपति शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसे देख लेते गृहपति क्या है। तो पाली भाषा में क्या है गृहपति शब्द का प्रयोग क्या है छोटे किसानों और क्या है जमींदारों के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, बड़े जमींदारों गांव के प्रधान शक्तिशाली थे जो कि किसानों पर क्या है अपना नियंत्रण रखते हैं, और गांव के क्या है प्रधान का पद क्या है वंशानुगत होता था। अब जो ये मैंने रेड कलर से पूरी लाइनें लिखी हैं, ये गृहपति शब्द का अर्थ लिखा हुआ है, जो कि क्या है आपके एनसीईआरटी बुक में क्या है बॉक्स बनाकर लिखा हुआ है, तो वही मैंने लिखा हुआ है। ओके, तो इसमें क्या है गृहपति शब्द का क्या अर्थ है, क्योंकि ये आता है शॉर्ट में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। किसान और जमींदार ओके संभ्रांत व्यक्ति और क्या है व्यापारी को क्या है ओके गृहपति कहते थे। साथ ही क्या है गृह का जो मुखिया होता था तो घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण करता था। साथ ही क्या है जो जितने जानवर हैं उससे जो जुड़ी भूमि है, अन्य जो वस्तु है उसका मालिक क्या है वही होता था। और कभी कभी इस शब्द का प्रयोग क्या है नगरों में रहने वाले क्या है सम्राट व्यक्ति मतलब क्या है बड़े धनी व्यक्तियों के लिए भी क्या है होता था। ओके, ये क्या है गृहपति शब्द का अर्थ हो जाता है। हम देखने वाले आरंभिक तमिल संगम साहित्य में क्या है गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख मिलता है। ओके, जैसे क्या है बेल्लाल मतलब होता है बड़े जमींदार। ओके, बेल्लाल क्या है कृषि व्यवसाय से संबंधित है। ओके, ये किस भाषा में है, ये तमिल भाषा में। बेल्लाल आपको लगेगा अजीब टाइप का शब्द है। ओके, लेकिन ये तमिल भाषा में जिसका अर्थ होता है हिंदी में बड़े जमींदार। ओके, साथ ही हलवाहा और उदरदास ये शब्द भी आए हैं। हलवाहा मतलब फल चलाता है। ओके, तो अब हम दोस्तों देखने वाले हैं भूमि दान और क्या है नव प्रवास के ग्रामीण। ओके, इस टॉपिक को हम क्या है नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ओके, इस पार्ट में इतना ही। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। ओके, तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा तो नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा मैं आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जिससे आप क्या है कोर्स वगैरह एक्सेस कर सकें। वेबसाइट में भी आप क्या है विजिट करिएगा जिससे आप क्या फ्री मटेरियल प्राप्त कर सकें। कोई भी डाउट हो बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।